25 मार्च 1971 ढाका की एक अंधेरी रात। घड़ी ने जैसे ही आधी रात पार की, शहर की सड़कों पर अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। टैंक यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका की ओर बढ़ रहे थे। छात्रावासों में सो रहे लड़कों को पता भी नहीं था कि कुछ ही मिनटों में उनकी जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन उसी अफरा तफरी के बीच सीमा के इस पार भारत के पूर्वोत्तर के एक छोटे से कस्बे में कुछ लोग पहले से तैयार बैठे थे। वायरलेस सेट पर एक संदेश आया, ऑपरेशन शुरू हो चुका है। ये कोई साधारण सूचना नहीं थी, ये संकेत था उस गुप्त योजना का जिसकी तैयारी महीनों से चल रही थी। सवाल उठता है, क्या भारत को पहले से अंदाजा था कि पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान में इतनी बड़ी कार्रवाई करने वाला है? और क्या भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने 1971 के युद्ध से पहले ही बांग्लादेश आंदोलन को चुपचाप समर्थन देना शुरू कर दिया था? आज की कहानी उसी रहस्य की परतें खोलती है। कैसे एक खुफिया युद्ध ने दक्षिण एशिया का नक्शा बदल दिया। 1947 में बना पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। दोनों के बीच 1600 किलोमीटर दूर भारत था। भाषा अलग, संस्कृति अलग, आर्थिक हालात अलग, लेकिन सत्ता पूरी तरह पश्चिमी पाकिस्तान के हाथ में। 1952 का भाषा आंदोलन, 1960 के दशक की राजनीतिक असंतोष की लहर और फिर 1970 के आम चुनाव। इन चुनावों में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग को पूर्वी पाकिस्तान में भारी बहुमत मिला। राष्ट्रीय असेंबली में भी वही सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। लोकतंत्र के हिसाब से उन्हें प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, लेकिन सत्ता के गलियारों में बैठे जनरल याहिया खान और पश्चिमी पाकिस्तान के नेता जुल्फिकार अली भुट्टो इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। राजनीतिक बातचीत टूट गई और 25 मार्च 1971 की रात पाकिस्तान सेना ने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू कर दिया, पूर्वी पाकिस्तान में बगावत को कुचलने के लिए। ढाका विश्वविद्यालय, अखबारों के दफ्तर, बुद्धिजीवियों के घर सब निशाने पर थे। हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग भागकर भारत की सीमा में आने लगे। कुछ ही हफ्तों में लगभग 10 करोड़ शरणार्थी भारत के पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम और बिहार में आ गए। ये सिर्फ मानवीय संकट नहीं था, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल बन चुका था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने चुनौती थी, क्या भारत सिर्फ शरणार्थियों को संभाले या इस संकट की जड़ पर वार करे? यहीं से शुरू होती है रॉ की असली भूमिका। 1968 में भारत ने अपनी बाहरी खुफिया एजेंसी रॉ बनाई थी। इसके पहले प्रमुख थे आर.एन. काओ, एक शांत, रणनीतिक और बेहद गोपनीय अधिकारी। 1971 उनका पहला बड़ा इम्तिहान था। रॉ को स्पष्ट निर्देश मिला, सीधे युद्ध में कूदने से पहले जमीन तैयार करनी होगी। पूर्वी पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, कौन से स्थानीय नेता भारत के साथ सहयोग कर सकते हैं, और सबसे अहम, क्या एक संगठित प्रतिरोध बल तैयार किया जा सकता है? पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई के बाद हजारों बंगाली सैनिक, पुलिसकर्मी और आम युवा सीमा पार कर भारत आए। इनमें से कई लड़ना चाहते थे, अपने घर, अपने परिवार के लिए। रॉ और भारतीय सेना ने मिलकर इन्हें संगठित करना शुरू किया। इस बल को नाम मिला मुक्ति बाहिनी। त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और असम में गुप्त प्रशिक्षण शिविर बनाए गए। यहाँ हथियार चलाने, विस्फोटक लगाने, गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग दी जाती थी। रॉ के अधिकारी स्थानीय संपर्क बनाते, सूचनाएं जुटाते और पाकिस्तानी सेना की गतिविधियों का नक्शा तैयार करते। मुक्ति बाहिनी के लड़ाके रात में सीमा पार कर ऑपरेशन करते। रेलवे लाइन उड़ाना, पुलों को नुकसान पहुंचाना, संचार व्यवस्था बाधित करना, ये सब खुले तौर पर नहीं हो सकता था। भारत आधिकारिक रूप से युद्ध में शामिल नहीं था, लेकिन एक छाया युद्ध पूरी ताकत से चल रहा था। रॉ ने पूर्वी पाकिस्तान के अंदर एक मजबूत नेटवर्क खड़ा किया। स्थानीय प्रशासन, पुलिस और यहां तक कि कुछ पाकिस्तानी अधिकारियों तक से सूचनाएं मिलती थीं। इन सूचनाओं से पता चलता था कहां सेना की तैनाती है, कहां गोला बारूद रखा है और किस इलाके में विद्रोह की संभावना है। इतिहासकारों और पूर्व अधिकारियों के अनुसार रॉ ने रेडियो संचार को भी मॉनिटर किया। इससे पाकिस्तान की सैन्य योजनाओं का अंदाजा लगता था। धीरे धीरे मुक्ति बाहिनी और रॉ का तालमेल इतना मजबूत हो गया कि पूर्वी पाकिस्तान के कई ग्रामीण इलाके पाकिस्तानी सेना के लिए असुरक्षित हो गए। सिर्फ जमीनी तैयारी ही नहीं, कूटनीतिक मोर्चे पर भी काम चल रहा था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दुनिया के कई देशों का दौरा किया, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका। उद्देश्य था पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे अत्याचारों को दुनिया के सामने लाना। अगस्त 1971 में भारत और सोवियत संघ के बीच शांति और मैत्री संधि हुई। इस संधि ने भारत को रणनीतिक सुरक्षा दी, क्योंकि उस समय अमेरिका और चीन पाकिस्तान के करीब थे। ये संधि एक बड़ा संकेत थी, अगर हालात बिगड़ते हैं तो भारत अकेला नहीं होगा। नवंबर आते आते मुक्ति बाहिनी ने पूर्वी पाकिस्तान में कई महत्वपूर्ण इलाकों पर नियंत्रण मजबूत कर लिया था। पाकिस्तानी सेना थकी हुई थी, सप्लाई लाइन्स टूट रही थीं। रॉ की रिपोर्टें साफ कह रही थीं कि अगर अब भारत सीधे सैन्य कार्रवाई करे तो जीत की संभावना बहुत अधिक है। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने पश्चिमी मोर्चे पर भारतीय एयरबेस पर हमला कर दिया। अब भारत के पास खुलकर जवाब देने का कारण था। युद्ध शुरू हो चुका था।
भारतीय सेना ने पूर्वी मोर्चे पर तेजी से बढ़त बनाई। मुक्ति बाहिनी ने स्थानीय मार्गदर्शन दिया, पाकिस्तानी ठिकानों की जानकारी दी। ढाका चारों ओर से घिर चुका था। 16 दिसंबर 1971 पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल AK नियाजी ने भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। 93,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक युद्धबंदी बने। दुनिया के नक्शे पर एक नया देश उभरा, बांग्लादेश। 1971 का युद्ध सिर्फ टैंकों और विमानों से नहीं जीता गया। ये जीत महीनों की खुफिया तैयारी, स्थानीय समर्थन और रणनीतिक धैर्य का परिणाम था। रॉ ने मुक्ति बाहिनी को संगठित करने में मदद की, प्रशिक्षण और लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया, खुफिया जानकारी जुटाई और पाकिस्तान की सप्लाई और संचार व्यवस्था को कमजोर करने में भूमिका निभाई। हालांकि इन ऑपरेशंस का पूरा विवरण आज भी गोपनीय है, लेकिन कई पूर्व अधिकारियों और शोधकर्ताओं ने माना है कि 1971 रॉ की सबसे बड़ी शुरुआती सफलता थी। अगर उस समय गुप्त समर्थन न मिला होता तो क्या बांग्लादेश आज अस्तित्व में होता? क्या पूर्वी पाकिस्तान का विद्रोह अकेले टिक पाता? शायद इतिहास इसका सीधा जवाब नहीं देता, लेकिन इतना जरूर बताता है कि 25 मार्च 1971 की उस अंधेरी रात से लेकर 16 दिसंबर 1971 की दोपहर तक की कहानी सिर्फ एक देश की आजादी की कहानी नहीं थी। ये उस छाया युद्ध की कहानी थी जिसने दक्षिण एशिया की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया।